हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लाइव क्लास में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का टॉप 20 सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 3 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले आप जान लीजिए पार्ट 3 का आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। पार्ट 3 में आज से थेरेपेटिक्स, एक्चुअल थेरेपेटिक्स आज से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो भाई, क्वेश्चन कितना बड़ा सा, एक पेज में पूरा क्वेश्चन ही भरा हुआ है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो भाई, राइट डेफिनेशन इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना है दो डिजीज का, हाइपरटेंशन और कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि दोनों के बारे में लिखना होगा। एग्जाम में ऐसे आते हैं कि दोनों में से कोई एक लिखो, लेकिन हम लोग यहाँ पे चूंकि अभी एग्जाम का पेपर नहीं लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमें दोनों के लिए तैयार होना होगा। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग मेनली दो डिजीज पढ़ने वाले हैं आज, उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन और कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, जिसको हार्ट फेल भी कहते हैं। हार्ट फेल्योर जैसे सिचुएशन को पढ़ेंगे। दोनों डिजीज का क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, क्या क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है, डेफिनेशन, फिर उसका इटियोपैथोजेनेसिस मतलब है कि कैसे वो, इसका कारण क्या है, और रोग जनन यानी कैसे बॉडी में ये डेवलप हुआ, नैदानिक लक्षण यानी उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम, और फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। देखो आगे हर डिजीज में ये वर्ड यूज होगा, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना। देखो भाई, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऐसा मैनेजमेंट होता है जिसमें कोई ड्रग्स की उपयोग यूज नहीं होती है, ड्रग्स का यूज नहीं होता यानी दवा का यूज नहीं होता है, जबकि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में दवा का यूज होता है। जैसे अगर कोई पेशेंट है, अगर हाई बीपी का पेशेंट आपके सामने आया है, तो आप उसको दो तरीके का ट्रीटमेंट देते हो। एक तो फार्माकोलॉजिकल यानी आप उसको शायद एम्लोकाइंड 80 या एम्लोसेफ दे दो या टेलवास दे दो, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है। एक तो दवा दे दो, दूसरी साथ आप सलाह देते हो कि आप नमक थोड़ा कम खाया कीजिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज किया कीजिए, टेंशन कम लिया कीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, मेडिटेशन करने का प्रयास करिए, कहते हो ना। हाँ, तो जिसमें ऐसा ट्रीटमेंट जहाँ दवा उपयोग हो रहा है उसको कहते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। और कुछ ऐसा भी ट्रीटमेंट है जिसमें दवा उपयोग नहीं। अब एक्सरसाइज करने में कौन सा दवा उपयोग हो रहा है? नहीं ना हो रहा है, तो उसको नॉन फार्माकोलॉजिकल। नमक कम खाना है कहते हैं ना बीपी वाले पेशेंट को, यस, उसमें कौन सा दवा उपयोग हो रहा है? तो जो इसमें हम लोगों को दोनों चीज मेंशन करना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल भी कि पेशेंट को क्या क्या चीजों से बचना होगा, क्या क्या करनी होगी, एंड फार्माकोलॉजिकल यानी कौन कौन सी दवाएं चलेंगी। ठीक है, हाँ, ये चीजें हम लोगों को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या पढ़े थे 1-2 मिनट में लपेट दो। ठीक है, थोड़ा रिवीजन जरूरी है। आज आपको अच्छा खासा टाइम मिला रिवीजन करने का, है ना। मैं सौरभ भाई से पूछना चाहूंगा, मेरे भाई कितनी बार रिवीजन किए हो? 2 या 3 बार? अरे किए हो रिवीजन? हाँ, अगर किए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हो तो अपने साथ गद्दारी कर रहे हो। फिर अपने साथ गद्दारी मत करना, ठीक है, याद रखना। रिवीजन ऑलवेज करना। जैसे मैं ईमानदारी के साथ हर रोज, चाहे सिचुएशन जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, पढ़ाने आता हूँ और पढ़ाता हूँ, भले लेट से आए सवेरे आए जो भी आए, कंसिस्टेंसी मैटर करता है। जस्ट लाइक दैट आप भी चाहे जैसे करें, हंस के करें, रो के करें, रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं हर क्लास में एक बात बोलता हूँ, आप जितना फोकस होके अगला स्टडी कर रहे हो उतना ही फोकस होके आपका रिवीजन, नहीं तो सब पढ़ा पढ़ाया बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा नहीं बोलता हूँ आप रटो, नहीं रटो, बस पढ़ो, बस पढ़ो। अगर आप रोज एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिक है कि वो 10 दिन के बाद आपको कुछ कुछ चीजें याद हो जाएंगी, फिर इतना हो जाएगा कि आप एग्जाम में लिख पाओगे। 2 बार सबने रिवाइज किया है, बहुत बढ़िया। चलो, अब हम लोग पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे डिफाइन फार्माकोथेरेपेटिक्स, यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स होता क्या है ना, फार्माकोथेरेपेटिक्स होता क्या है, और उसके बाद इसके स्कोप को बताए थे। ठीक है, हाँ। फिर दूसरा क्वेश्चन पार्ट 2 में क्या पढ़े थे सर? पार्ट 2 में हमने राइट डिटेल नोट ऑन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन पढ़ा था और रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन पढ़ा था, करेक्ट। एंड फिर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, ये चारों छोटे छोटे टॉपिक थे, चारों को हमने एक क्वेश्चन के अंतर्गत कवर कर लिया था, करेक्ट। अब आज हम लोग दो डिजीज पढ़ने वाले हैं, एक है हाइपरटेंशन और एक है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। तो आई होप कि आप सभी लोग प्रिपेयर्ड होंगे हाइपरटेंशन पढ़ने के लिए। शुरू करें? बिल्कुल।
अवधेश शर्मा कह रहे हैं सर इटियोपैथोजेनेसिस, पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस को में क्या डिफरेंस है या कुछ अलग है? नहीं, सब बराबर है। आप पैथोजेनेसिस बोल दो, पैथोफिजियोलॉजी बोल दो, इटियोपैथोजेनेसिस बोल दो, लगभग सबका मतलब वही आ रहा है कि आपको उसकी पैथोजेनेसिस लिखनी है, यानी वो बीमारी कैसे बॉडी में डेवलप हो रहा है, उसके कारण क्या क्या हैं, एक्चुअली वहाँ कारण लिखना है। ठीक है, हाँ चलो। अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाइपरटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाइपरटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। हाइपरटेंशन का सिंपल मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। अच्छा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है सर? 120/80 इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो तो जैसे आपका एक मानक रूप होता है 140/80 से ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो इसको हाइपरटेंशन माना जाता है। क्या 130/80 को भी हाइपरटेंशन बोलोगे? नहीं, ये एक प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन है ना, इसको नहीं कहेंगे। अगर आपके नॉर्मल बॉडी कंडीशन में भी 140/80 से लगातार इतना बीपी रह रहा है सोते खाते हुए भी, तो उसको हम लोग कहेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखो, इट इज अ कंडीशन व्हेन द सिस्टेमिक आर्टरीज ब्लड प्रेशर इज हायर देन द नॉर्मल, यानी सिस्टेमिक आर्टरी में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए ब्लड प्रेशर, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। देखो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी जरूरी है, ब्लड प्रेशर इसेंशियल बहुत ज़रूरी है। अभी जब अगर पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा शॉक वाले पेशेंट में कौन कौन से थेरेपी यूज़ होती है, ड्रग यूज़ होता है, तो वहाँ पे आपने सीखा होगा कि भैया नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी जरूरी है, ऐसा भी नहीं कि एकदम बीपी कम होना चाहिए। आपके बॉडी में एक इसेंशियल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, इतना तो होना ही चाहिए। इससे कम हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। अगर कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन, वो भी दिक्कत वाली बात है। और अगर ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, नॉर्मल रहेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या हुआ? एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर की धमनियाँ, यानी कि खास करके याद रखना, जब भी बीपी मापते हैं तो किसका मापते हैं? आर्टरी का मापते हैं, ना कि वेन का। इंजेक्शन वेन में लगाया जाता है, बीपी आर्टरी का मापा जाता है। ठीक है, हाँ। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर की धमनियाँ जैसे सिस्टेमिक आर्टरीज में रक्तचाप सामान्य से अधिक हो जाते हैं, इसे उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। यानी कि आपने क्या समझा? हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, जब आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अब ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा क्यों होता है, किस वजह से होता है? तो देखो, आपका ब्लड प्रेशर, आपके देखो क्या होता है ना, कि ये देखो ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो वही ब्लड जो आपके ब्लड वेसल्स के वॉल पर प्रेशर लगाता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर मान लो इसी ब्लड वेसल्स में इस तरीके से कुछ जम जाए, जैसे ये देखो अथेरोस्क्लेरोसिस का कंडीशन है, यानी यहाँ क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल जम गया। कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर रास्ता सकड़ा हो गया, खून तो उतना ही है, जिससे जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ने का, लेकिन उसमें से एक मेजर कारण ये भी है कि कोलेस्ट्रॉल का जम जाना। इसीलिए देखना अक्सर ज़्यादा उम्र होते होते हाई बीपी का समस्या आ जाता है, क्योंकि ये चीज़ें जो अथेरोस्क्लेरोसिस का कंडीशन है वो लगभग पेशेंट में हो ही जाता है, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में अगर 25 से बोल रहे हैं पेपर तो क्या दिक्कत है भाई, हम लोग आपको कंप्लीट करवा देंगे। और आपके पास पहले से भी रिकॉर्डेड लेक्चर में पूरा टॉप 20 दिया हुआ है, उसको पढ़ के चले जाओ, हो जाएगा एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सबसे पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर। देखो, ब्लड प्रेशर को दो तरीके से, मतलब उसमें दो हिस्सा होता है। देखो, 120/80 होता है ना, ऊपर वाले को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नीचे वाले को कहते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय पे जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एंड डायस्टोलिक का मतलब है जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है तो उस समय पे जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल कितना होता है? 120/80। देखो, 120/80। प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन होता है 120 से 130/80, यानी 130/80 अगर है तो वो प्री हाइपरटेंसिव है, यानी हाइपरटेंशन हुआ नहीं है, लेकिन हाँ आगे फ्यूचर में हाइपरटेंशन हो सकता है, सावधानी परहेज रखना पड़ेगा। स्टेज 1 हाइपरटेंशन एक्चुअली 130 से 140 से शुरू ही होता है, यानी ओवरऑल आप समझ सकते हो 130+/90 के लमसम में रहता है तो उसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। स्टेज 2 हाइपरटेंशन होता है 140 से ज़्यादा और 90 से ज़्यादा, जैसे 150, 160
इतना तक, है ना। 140 प्लस और आपका 90 प्लस अगर रहे, एक्चुअल हाइपरटेंशन यही है ना, एक्चुअल हाइपरटेंशन यही है, स्टेज 2। और तीसरा होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन होता है। इस समय पे नस फट सकता है, अभी मर भी सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब आपका बीपी मोर देन 180, 180 प्लस हो जाए, नीचे 100 से प्लस हो जाए, है ना, 180 प्लस बीपी चला जाएगा तो उसको क्राइसिस का कंडीशन कहते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन होता है, ठीक है। अब देखो ये हाइपरटेंशन का पैथोजेनेसिस देखते हैं, कैसे ये हाइपरटेंशन डेवलप होता है, कैसे ये, है ना, ठीक है, कैसे ये आपके डेवलप होते हैं। सर बुक के अंदर 50 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, ओनली टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन इज एनफ, इसी में सब कुछ है, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू ऑल ओवर। एक पंथ तीन काज, एक तीर से 3 निशाने लगाएंगे हम लोग। लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लो, शॉर्ट भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब कुछ होगा। चलो देखो, हाइपरटेंशन जब भी आएगा आपके एग्जाम में, बीमारी आना ही है। आप अगर ये वाला डायग्राम बना दिए, ये वाला चार्ट बना दिए, आप समझो 5 नंबर में 2.5 नंबर सिर्फ इस चार्ट का मिलता है ना। हाँ, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो करना क्या होता है, आपके बॉडी में जो इसेंशियल एक सिस्टम चलता है जिसका नाम है RAAS सिस्टम। क्या होता है? RAAS सिस्टम, इसका नाम है पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एक्चुअली इस सिस्टम जब तक ये नॉर्मल चलता है तो आपका इसी की वजह से आपके बॉडी में इसेंशियल ब्लड प्रेशर जो 120/80 का प्रेशर है ना, इसी की वजह से मेंटेन रहता है। अगर ये ओवर एक्टिव हो गया, अगर ये सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया तो भी जो क्या होता है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कैसे ये सिस्टम काम करता है समझना होगा। देखो भाई, आपका लीवर एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। क्या होता है? लीवर। यहाँ पे आप एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं कि इतना अच्छा लीवर बनाए, कुछ नहीं, एक लीवर बनाने का तरीका ऐसे बना दो, हो गया, और लिख देना ब्रैकेट में लीवर, बहुत अच्छा रहेगा। समझ गए? हाँ, लीवर क्या बनाता है सर? एंजियोटेंसिनोजेन बनाता है। क्या बनाता है? एंजियो। इसको ध्यान से सुनना, ये जो समझ लेगा, जितनी भी बीपी की दवाएं हैं आप सब क्लियर समझ जाओगे कि हाँ भाई कौन सी दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ना। ब्लैक स्क्रीन पर भी बताएंगे, लेकिन पहले समझ तो लो भाई, यहां पे समझ लो, उसके बाद ब्लैक स्क्रीन पे बता देंगे। लीवर बनाता है एक प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजेन, और किडनी बनाता है क्या? आपका रेनिन। ये जो किडनी बनाने का तरीका क्या है सर? किडनी बस कुछ नहीं, आप इस तरीके से दिखा देना, हो गया। मैं देखो शॉर्टकट में किडनी बना दे रहा हूं, बस किडनी, ऐसा नहीं कितना डायग्राम बना है। किडनी क्या रिलीज कर रहा है? रेनिन। किडनी क्या, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है। रेनिन कौन बनाता है? किडनी। कौन बनाता है? किडनी। तो देखो भाई, किडनी बनाता है रेनिन और लीवर बनाता है एंजियोटेंसिनोजेन। तो एक्चुअली क्या करता है कि जो लीवर एंजियोटेंसिनोजेन बना रहा है उसको क्या करता है, किडनी वाला जो रेनिन है उसको कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है एंजियोटेंसिन 1 में, क्योंकि ये इनएक्टिव है, ये अभी तक इनएक्टिव है, ठीक है। तो इसको एक्टिव करके एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में। जब तक ये एंजियोटेंसिन 1 भी है तब तक उसका कोई खास असर नहीं है, अभी तक ये मेन फॉर्म में नहीं आया है। फॉर्म में कब आ जाएगा? जब ये एंजियोटेंसिन 1 से कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में, तब ये पावर में आ जाएगा, तब ये अपना असर दिखाएगा। तो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने का काम करता है, नाम है ACE। इसका पूरा नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या है पूरा नाम? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जो कौन बनाता है? आपका लंग्स बनाता है, खास करके लंग्स, थोड़ा बहुत किडनी भी बनाता है लेकिन लंग्स बनाता है, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 बवाल मचाता है, बवाल। जब तक ये सिस्टम नॉर्मल चल रहा है तब तक आपके बॉडी में एक एसेंशियल ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया तो ज़्यादा एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, और अगर ज़्यादा एंजियोटेंसिन 2 बनेगा तो अब एंजियोटेंसिन करता क्या क्या है सुनना। सबसे पहले एंजियोटेंसिन 2 का काम है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करना, है ना, यानी आपके बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक में जैसे आपकी बॉडी में एड्रीनलिन का रिलीज करवाना, एड्रीनलिन, नॉरएड्रेनालिन, जिससे क्या होगा? आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। अरे भैया, सिंपैथेटिक यानी अलर्ट सिचुएशन होता है। अगर ये नॉर्मल बन रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये ज़्यादा बनने लगेगा तो हार्ट रेट आपका क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, हार्ट बीट का रेट ज़्यादा हो जाएगा। और इसका इतना ही नहीं काम है, अब देखो हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, ज़्यादा दिल
ब्लड को पंप करेगा और ब्लड प्रेशर पे ब्लड के वेसल्स में प्रेशर आएगा ना। अगर पाइप है, पाइप में पानी ज़्यादा डालने लगोगे तो प्रेशर तो आएगा। हाँ, एक कारण ये हुआ। दूसरा ये क्या करता है, आर्ट्रियोलर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी एक तो ब्लड का मात्रा बढ़ा दिया, कारण कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा हार्ट रेट बढ़ा करके। दूसरी चीजें, ये ब्लड वेसल्स को चाप भी देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करके भी रखता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करके भी रखता है। हाँ देखो, जब तक नॉर्मल है तब तक ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा बनेगा तब इसका असर बहुत हानिकारक होगा, बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, यानी आर्ट्रियोलर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है। हाँ, आर्ट्रियोलर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, जो आर्ट्रियोल है यानी कि जो आपकी रक्त की धमनियां हैं वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएंगी। ठीक है। हाँ, और इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये भी एक कारण है। दूसरा क्या है, आप एड्रिनल कॉर्टेक्स को जाके स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है सर, तो किडनी के ऊपर एक माथे के ऊपर ग्लैंड होता है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का बाहरी हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है। उस एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि तुम बेटा बनाओ एल्डोस्टेरॉन। वो क्या बनाता है, एल्डोस्टेरॉन। और ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, जा करके किडनी पर एक्ट करता है और किडनी में NaCl का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, यानी नमक, जो आपका नमक है ना, उसको वापस से ब्लड में भेजता है, रीअब्जॉर्ब करवाता है। और वाटर रिटेंशन भी करवाता है, यानी वाटर को भी, यानी कि ओवरऑल किडनी पे काम करता है। किडनी का काम क्या है, वाटर को फिल्टर करना, NaCl को फिल्टर करके बाहर करना। लेकिन एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, बोलता है नहीं अब तुम फिल्टर नहीं करेगा, वापस से किडनी में बोलता है ब्लड में भेजो NaCl। और आपको पता है ये नमक कितना बीपी वाले पेशेंट के लिए जहर है। NaCl को वापस से रीअब्जॉर्ब कराता है, वाटर को भी रिटेन कराता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अरे भैया, ब्लड में पानी का मात्रा बढ़ेगा, ब्लड ज्यादा हो जाएगा। एक तो पाइप भी चाप दिया, ऊपर से हार्ट रेट भी बढ़ा दिया सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से, ऊपर से ब्लड का मात्रा, ब्लड पानी भी भर दिया, NaCl भी भर दिया, ओवरऑल बीपी। अगर ये नॉर्मल रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये ओवर एक्टिव सिस्टम हो गया तब क्या होता है, हाइपरटेंशन सिचुएशन। 10% समझ में आया। एक बच्चा पूछ रहा है हाई बीपी होने पर कौन सी नस फट जाती है। भाई कहाँ से क्या मूर्ख वाली सवाल पूछ रहे हो यार, कभी सुने हो हाई बीपी होने पर? हाँ, स्ट्रोक वगैरह आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं का भी कुछ भी नस फट सकता है ना, वो अलग है ना। इधर देखो, इधर देखो। हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। लीवर बनाता है एंजियोटेंसिनोजेन, किडनी बनाता है रेनिन, और क्वेश्चन यहां से बनते हैं, किडनी क्या बनाता है, रेनिन। ठीक है, रेनिन कौन सेक्रेट करता है, किडनी। और ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होने के बाद क्या करता है, देखो ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है ACE के द्वारा। एंड जब एंजियोटेंसिन 2 अब क्या करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, आर्ट्रियोलर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके एल्डोस्टेरॉन रिलीज करता है, जिससे NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर रिटेन करता है, ओवरऑल ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब हमको दवा देना है। देखो अब हमको समझ में आ गया कि बीपी बढ़ कैसे रहा है, पैथोजेनेसिस है ना। हाँ, अब हमको अगर जो दवा देना है बीपी कम करने का, तो हम किसी तरह से कोशिश करेंगे कि ये वाला जो एंजियोटेंसिन 2 है बने ही नहीं, है कि नहीं। अगर हम एंजियोटेंसिन 2 बनने ही नहीं देंगे, मान लो किसी का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा लगातार चल रहा है, हम कोशिश करेंगे कि अब तुम्हारे अंदर एंजियोटेंसिन 2 बने ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको दवा दे देंगे ACE ब्लॉकर। ऐसी दवा दे देंगे जो ये एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देगा, इस एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट कर देगा, जिससे ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो आपने सुना होगा कि यहाँ पर हम लोग ACE इनहिबिटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्रिल वर्ड लगा होता है, यानी कि प्रिल मतलब जैसे रेमीप्रिल, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, याद करो। हाँ, जो कि बीपी को कम करता है। कुछ ऐसे दवा होते हैं जैसे अगर हम एंजियोटेंसिन 2 का काम ही नहीं करने देंगे, एंजियोटेंसिन 2 काम कैसे कर पाएगा, ये तभी काम कर पाएगा जब, कैसे काम कर पाएगा, जब इसके रिसेप्टर से ब्लॉक करे, ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा, हम इसके रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो आपको समझ में आएगा कि इसी से मिलता जुलता है। मैं एक, जैसे बच्चों का डिमांड है कि भाई ब्लैक स्क्रीन पे समझाइए, चलो इसके पैथोजेनेसिस को मैं ब्लैक स्क्रीन पर समझाता हूं, समझना बात को। ठीक है। कहाँ है ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, चलो आ गया। हाइपरटेंशन में हम देखो बहुत इजीली 1 मिनट के अंदर बना दें। हाँ देखो, कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे क्या बना देंगे, लीवर। लीवर क्या बनाता है सर, लीवर बनाता है एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक है, एग्जाम में दुल्हन की तरह सजाना नहीं है डायग्राम को, बस एक जनरली बना देना है कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा आप बनाए क्या हो।
एंजियोटेंसिनोजन। अब ये एंजियोटेंसिनोजन किस में कन्वर्ट होता है सर? एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियो है ना, एंजियोटेंसिन 1 में, करेक्ट। और इसको कन्वर्ट कौन करता है सर? किडनी। किडनी से क्या रिलीज होता है सर? रेनिन। ये क्या रिलीज करता है? रेनिन। एंड ये रेनिन क्या करता है सर? यही रेनिन है जो कि आपके एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। अब ये एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट होता है सर? तो एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। मैं A2 लिख दे रहा हूं, समझ जाना, एंजियोटेंसिन 2। अच्छा, ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किसके द्वारा होता है? तो याद रखना ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा। कौन बनाता है सर? लंग्स। कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे कर देना है, हो गया लंग्स, है ना। ठीक है। तो ये आपका लंग्स बनाता है एंजाइम ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 2, इसके अलग अलग फंक्शन है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिससे हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एट्रियोलर वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, ये भी लिख दिया हूं, समझ जाओ ना। एट्रियोलर वैसोकंस्ट्रिक्शन यानी आर्ट्रियोल्स के ब्लड वेसल्स को चापेगा, जिससे बीपी बढ़ेगा। फिर क्या करेगा? जो आपका किडनी है, किडनी के ऊपर ग्लैंड पाया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड, पता है ना, उसमें है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। उसको स्टिमुलेट करेगा ताकि वो क्या रिलीज करे? एल्डोस्टेरॉन। और ये एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा भैया? किडनी पर एक्ट करेगा। ये किडनी पर एक्ट करेगा और ये किडनी पर क्या करेगा? ट्यूब NaCl का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा और वाटर को रिटेंशन कराएगा, जिससे क्या हो जाएगा? बीपी बढ़ जाएगा। समझ गए बात को? हाँ, समझ गए। बस अब यहां पे आप इसके पैथोजेनेसिस को तो समझ गए, पैथोजेनेसिस समझ गए, ये आप पैथोजेनेसिस समझ गए। अब आपको यहां पे समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। देखो अब वही बोल रहा है, मेन पैथोजेनेसिस कहां से शुरू हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। अगर एंजियोटेंसिन 2 बना है तभी इतना बवाल हुआ है। कह रहा एंजियोटेंसिन 1 इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 बाय एन एंजाइम कॉल्ड ACE, जिसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म पिछले बार एग्जाम में पूछ दिया गया था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कुछ भी नहीं है, बहुत हल्का है, यही ACE के द्वारा ही ना कन्वर्ट होता है। एग्जाम में ये भी MCQ बनता है, बताओ एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कौन करता है? ACE करता है, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। मेनली कहां बनता है? ये लंग्स में, ठीक है। हाँ, अब ये इसका एक्शन क्या है एंजियोटेंसिन 2 का? तो एंजियोटेंसिन 2 हैज 2 मेन इफेक्ट्स, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। पहला क्या करता है? ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स, यानी आर्ट्रियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, संकुचित करता है। इट टाइटेंस ब्लड वेसल्स, यस, ब्लड वेसल्स को संकुचित करता है, मेकिंग दैम नैरोअर, उसको और सकड़ा बनाता है, जिससे वहां रेजिस्टेंस बढ़ता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वही चीजें हिंदी में लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले क्या लिखा है? एंजियोटेंसिन 2 का निर्माण होना, यानी फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। मेरे साथ बताओ, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कौन करता है? तो ACE करता है। तो वही लिख रहा है, एंजियोटेंसिन 2 को आगे एक एंजाइम है जिसे ACE कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहा जाता है, द्वारा एंजियोटेंसिन 2 में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः फेफड़े में होती है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 की प्रक्रिया यानी एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 क्या क्या करता है? तो एंजियोटेंसिन 2 के दो मुख्य प्रभाव हैं जो कि रक्तचाप को बढ़ाते हैं। पहला है धमनियों को संकुचन, यानी आर्ट्रियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, संकुचित करता है। यह रक्त वाहिकाओं को संकुचित यानी सिकोड़ करता है, जिससे वह सक्रिय हो जाती है और प्रतिरोध बढ़ता है। जैसे पाइप को चाप दोगे तो जाहिर सी बात है पाइप में प्रेशर बढ़ेगा, वैसे ही यह ब्लड वेसल्स पाइप की तरह काम करता है, इससे रक्तचाप बढ़ जाता है। इससे क्या हो जाएगा? रक्तचाप बढ़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? रक्तचाप बढ़ जाएगा। समझ गए? हाँ, अब ये एंजियोटेंसिन 2 का आप एक्शन समझ गए। अब हम लोग समझते हैं और दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन है स्टिमुलेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। देखो हमने बताया था एंजियोटेंसिन 2 का दूसरा काम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। क्या रिलीज करवाता? एल्डोस्टेरॉन। तो ये बोल रहा है इट सिग्नल्स द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि भाई तुम एल्डोस्टेरॉन निकालो। एक ऐसा हार्मोन जो क्या करता है? किडनी को साल्ट और वाटर को रिटेन करवाता है। रिटेन करना यानी वापस से। IPL में कैसे कोई खिलाड़ी को, कोई टीम खिलाड़ी को रिटेन करता है, यानी उसको बाहर नहीं जाने देता है, अपने पास बुला लेता है वापस से। इस सीजन में भी तुम मेरे साथ ही खेलोगे। जस्ट किडनी का काम है वाटर और साल्ट को बाहर निकालना। ये कहता है नहीं, तुम बाहर नहीं निकालोगे, वापस से ब्लड में भेजो, ठीक है। हाँ, दिस इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम, जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड का मात्रा बढ़ेगा, जिससे फर्दर राइजिंग ब्लड प्रेशर,
है ना। हाँ, कह रहे देखो इफ दिस सिस्टम इज ओवर एक्टिव, अगर नॉर्मल चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया, ज्यादा एंजियोटेंसिन 2 बनने लग गया, तो इट कैन लीड टू परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर, जिससे ये हाई ब्लड प्रेशर कॉज करता है, हाइपरटेंशन कॉज करता है। और यहाँ पे हम लोग कुछ दवाएं उपयोग करेंगे, जैसे इसको ठीक करना है हाइपरटेंशन को, तो हम क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन 2 बनने ही नहीं देंगे, या तो एंजियोटेंसिन 2 को काम नहीं करने देंगे। तो यहाँ पे कुछ मेडिकेशंस यूज होते हैं, मेडिकेशंस लाइक ACE इनिबिटर्स, याद करो, हाँ, जो कि एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट ही नहीं, ये ACE इनिबिटर यानी ऐसा दवा यूज करेंगे जो ये ACE को इनिबिट कर दे, हाँ, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट ही ना होने दे। यस, तो वही वाली बात बोल रहा है, ACE इनिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी ARBs इस्तेमाल करेंगे, जो कि यूज कर डिसरप्टिंग द पाथवे, ये पाथवे को डिसरप्ट कर देगा, जिससे एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा और ब्लड प्रेशर से राहत मिलेगी। समझ गए? समझ गए? हाँ, वैसे ही बोल रहा है, वही चीजें हिंदी में भी लिखी हुई है। अरे हिंदी देखे माथा दर्द हो गया यार, बात झूठ का एक ही चीज में दुगना टाइम लगता है यार। अधिवृक्क ग्रंथि, चलो कोई बात नहीं, एडिनल ग्लैंड का उत्तेजन करना होता है, किसका, चलो कम से कम एक ही चीज दोबारा पढ़ाना पड़ता है, चलो ठीक है। एडिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कौन, ये जो आपका है क्या, एंजियोटेंसिन 2, ये क्या करता है, अधिवृक्क ग्रंथि को एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए संकेत देता है, जिससे एल्डोस्टेरोन गुर्दे के नमक और पानी को रोके रखने के लिए प्रेरित करता है कि भाई इसको निकलने मत दो, रोके रखो। इससे रक्त की मात्रा बढ़ती है और रक्तचाप अधिक बढ़ जाता है। यदि यह तंत्र अत्यधिक सक्रिय हो जाए, यानी ओवर एक्टिव हो जाए, है ना, यह तंत्र अत्यधिक सक्रिय हो जाए तो यह लगातार उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन का कारण बन जाता है। इस स्थिति के उपचार के लिए ACE इनिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है, जो कि मार्ग को बाधित करते हैं और रक्तचाप नियंत्रित होती है। आदित्य पांडे कह रहे सर हिंदी मत पढ़े, नहीं भाई देखो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ मेनली इंग्लिश, हिंदी इसलिए है थोड़ा सा पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि जो बच्चा इंग्लिश के स्टेटमेंट को बाद में हो सके भूल जाए, तो हिंदी पढ़ के समझ जाए कि अच्छा ये लिखना चाह रहा है। बाकी एग्जाम में आप लिखना यार मिला जुला के ही। चलो अब इसके सिम्टम को समझो। हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम क्या क्या होता है, लक्षण क्या क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सिम्टम, जिसमें आपका लिखा है सिर दर्द यानी हेडेक होना, खासकर सुबह के समय पे सिर के पीछे या गर्दन के पीछे महसूस होना, यानी हल्का सा सर दर्द जैसा महसूस होता है। चक्कर आना, डिजीनेस या वर्टिगो होना, ठीक है। थकान या कमजोरी, ऑलवेज फटीगनेस या वीकनेस जैसी फीलिंग आना, धुंधला दिखाई देना, ब्लड विजन जिसको कहते हैं, सीने में दर्द, चेस्ट पेन, सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इनसोम्निया भी हो जाता है। इनसोम्निया मतलब क्या होता है, नींद ना आना, शरीर में ज़्यादा गर्मी लगना, लहरना, पसीना ज़्यादा आना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अलग अलग कह सकते हैं आपका सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर के, ठीक है। अब क्या कहते हैं, देखो यही चीज़ें लिख रहा है कि कहते हैं क्या रहा है, दिल की धड़कन तेज होना या अनियमित धड़कना, ये भी एक सिम्टम है। नाक से खून आ जाना, नोज ब्लीड होना, ये भी एक सिम्टम है, बहुत अधिक बीपी बढ़ने पर नाक से ब्लड आ जाता है। बेचैनी या चिंता, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा घबराहट जैसा फील होना। नींद की समस्या जो मैंने बताया, इनसोम्निया यानी सिर में भारीपन महसूस होना, और इनसोम्निया यानी कि नींद का समस्या होना, ठीक है, समझ रहे हो बात को, नींद नहीं आएगा, रात भर नींद नहीं आता है। ये हो गया इसका सिम्टम। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, भैया हमने पढ़ा हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन होता है बीपी अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। पैथोजेनेसिस में आपने इसके टाइप्स पढ़े, कितने टाइप के होते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 हाइपरटेंसिव क्राइसिस। पैथोजेनेसिस यानी कैसे होता है, RAS सिस्टम को एक्सप्लेन किया। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने बताया इसका सिम्टम, क्या क्या सिम्टम होते हैं। फिर हमने बताया इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी इसके लिए क्या ऐसा तरीका है जिसमें बिना दवा के, देखो दवा के साथ साथ कुछ आदत में भी सुधार करना पड़ता है ना। अगर आप बीपी के पेशेंट हो और खूब ज़्यादा नमक का सेवन कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, कितनों दवा खाओ आप ठीक नहीं होंगे, है ना। हाँ, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या ड्रग यूज होता है, नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों को अभी पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल पढ़ा देंगे, फिर फार्माकोलॉजिकल पढ़ाएंगे कौन कौन सी दवा चलेगी। तो यहाँ पर क्या है, डाइटरी चेंजेस होते हैं, यानी कुछ डाइट के मामले में चेंज किया जाता है। जैसे क्या कहता है, लोअर
द साल्ट इनटेक, नमक की मात्रा को कम कीजिए, नमक की मात्रा को कम कीजिए, सबसे पहला है ना। क्या कहा जाता है, नमक की मात्रा को कम कीजिए। लोअर द पोटेशियम इनटेक, पोटेशियम कम कीजिए। खाना में फाइबर ज़्यादा लीजिए, यानी कि कच्चे फल सब्जी चना वना चबा के ज़्यादा खाइए, फाइबरस फ्रूट। अवॉइड फैट, फैट खाना बंद कीजिए। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी DASH, एक बार फुल फॉर्म आ गया था DASH का फुल फॉर्म। देखो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन एक बार आया था DASH का फुल फॉर्म, तो आप लोग याद रख लेना, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, DASH, यानी कि हाइपरटेंशन को रोकने के लिए कुछ डाइटरी अप्रोच। आप लोग भी चूंकि मेडिकल स्टूडेंट होंगे तो इन फ्यूचर ये सब चीज़ें आपको काम देंगी, पेशेंट को समझाना कि भाई नमक कम खाओ, पोटेशियम कम खाओ, फाइबरस फ्रूट ज़्यादा खाओ जिसमें फाइबर हो, और फैट वगैरह तेल ऑयली खाना ज़्यादा अवॉइड करो। एंड आपका यहाँ पे क्या होता है, डाइटरी अप्रोच, इसी को कहते हैं कि कुछ डाइटरी अप्रोच जिससे कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सके। रिकमेंडेड बाय डॉक्टर टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इट इंक्लूड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, आप ग्रेन्स खाओ यानी अनाज वगैरह, लेकिन फैटी फूड मत खाओ, ठीक है। अब है इसकी एक्सरसाइज की मैं बात करता हूं। हाँ, अब मैं, ये तो हो गया डाइटरी, क्या खाना नहीं खाना। एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मेंटेन प्रॉपर वेट, यानी जितना ज़्यादा ओबेसिटी होगा, मोटापा होगा, हाई ब्लड प्रेशर का समस्या उतना ही ज़्यादा होगा, यानी वेट को भी प्रॉपर मेंटेन रखो, है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी ज़्यादा चिंता मत करो, स्ट्रेस कम से कम लो। स्मोकिंग सिसेशन, यानी कि जो फूफू सुट्टा मारते हो, सुट्टा मारना बंद करो। एल्कोहल वगैरह कम करो, एल्कोहल कम करो, एल्कोहल ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। ये सब भी कहीं ना कहीं आपके चीज़ों को बिगाड़ता है हाइपरटेंशन के केस में। वही चीज़ें हिंदी में लिखी है, फिर से पढ़ देता हूँ। गैर औषधीय प्रबंधन, यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आहार संबंधी प्रबंधन, जिसको डाइटरी चेंजेस कहते हैं। नमक का सेवन कम करें, नमक का सेवन कम करें, पोटेशियम का सेवन कम करें, अधिक रेशेदार यानी फाइबरस फ्रूट खाएं, वसा वाले सेवन को कम करें, वसा यानी फैट का सेवन कम करें। रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने के लिए डॉक्टरों द्वारा DASH, देखो लिखा है ना, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, आहार की सलाह दी जाती है, यानी ऐसा डाइट जिससे हाइपरटेंशन रुके। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये फुल फॉर्म याद रखना, DASH, सब लोग कमेंट में लिख दो, पूछा हुआ सवाल है, DASH का फुल फॉर्म क्या है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, है ना। हाँ ठीक है, चलो। इसमें विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल होते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के फल, सब्जी, साबुत अनाज शामिल होते हैं जो कि आपको लेना होता है, ये कुछ। और फिर व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, शारीरिक गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण है। उचित वजन बनाए रखिए, ज़्यादा वजन नहीं बढ़ने दीजिए, मोटापा से बढ़ता है BP, फिर है आप मोटापा से और ज़्यादा दिक्कत होगी। तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट, धूम्रपान त्याग, स्मोकिंग छोड़ दो, शराब का सेवन कम करें, यानी कम से कम करोगे तो ठीक है। ये तक तो हो गया नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, है ना। अब है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कौन कौन सी दवा चलती है, कौन कौन सी दवा चलती है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, तो देखो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक जो कारण है, कारण को समझो, है ना, और उसके हिसाब से दवा दे दो। ब्लड प्रेशर का एक कारण यह भी था कि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया था, हाँ, यानी ब्लड में वाटर का मात्रा ज़्यादा हो गया था। अब हमको उसको वाटर को निकालना है, तो हम उसके लिए देते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स ऐसे दवाएं होती हैं जो कि आपके बॉडी से सोडियम और वाटर को, एक्स्ट्रा सोडियम और वाटर को बाहर निकालता है यूरिन के माध्यम से, जिससे आपके शरीर में ब्लड का मात्रा कम होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। यानी यहाँ पर कुछ डायूरेटिक्स, एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन, फ्यूरोसेमाइड, स्पाइरोलेक्टिन, जैसे काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है लेसिक्स, आपने सुना होगा, उसमें फ्यूरोसेमाइड पाया जाता है। कभी भी पेशेंट का BP, है ना, 180, 170 ऐसा कुछ रहे, हाइपरटेंसिव क्राइसिस का सिचुएशन हो, उस समय पे तुरंत से BP नॉर्मल करना हो, तो उस कंडीशन में लेसिक्स इंजेक्शन को लगाया जाता है, 2 ml लमसम, 2 या 4 ml अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, क्लिनिकल डिमांड, है ना। जिससे क्या होता है, पेशेंट का वो BP नॉर्मल हो जाता है। कैसे, तो 2-4 को पेशाब होता है, पेशाब के माध्यम से जो भी एक्सेस सोडियम और वाटर रिटेन कर गया था बॉडी में, उसको बाहर निकालता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। हाँ, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कोलोजी में आपने पढ़ा था, ये पावरफुल डायरेटिक्स होता है फ्यूरोसेमाइड, है ना, फ्यूरोसेमाइड,
है कि नहीं? हाँ, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन, ये कुछ होते हैं। चलो अब इसके मैकेनिज्म को समझ लिए। अब है ACE इनिबिटर्स। अच्छा, ये ACE इनिबिटर्स क्या करेगा? ACE इनिबिटर्स, ACE इनिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, है ना। अब देखो, क्या पेशेंट को देना है नहीं देना है, हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, हम लोगों को सिर्फ दवा की जानकारी होनी चाहिए। बाकी पेशेंट को क्या लगेगा, पेशेंट को क्या देना है नहीं देना है, इस चीज़ की स्टडी अपन नहीं करते हैं, है ना। हाँ, अपन बस जितने भी दवा संबंधित मतलब जानकारी है कि कौन सी दवा कैसे काम करती है, क्या करती है, ये फार्मासिस्ट का काम है। फार्मासिस्ट का काम ये नहीं है कि पेशेंट को देना कौन सा है। तो हम लोग डॉक्टर नहीं है, जो बात है ना। जो मतलब फालतू के में कुछ भी, अब कुछ लोग मुझसे पूछने लगेंगे कि ये क्या होगा, हम डॉक्टर थोड़ी हैं। हाँ, डॉक्टर के साथ काम किए हैं, कुछ बेसिक आइडियाज़ है मुझे, लेकिन आप मुझे एज ए डॉक्टर ट्रीट करोगे कि भाई ये कहाँ को, तो वहाँ दिक्कत है ना। लेकिन हाँ, हमें पूरी दवाई की जानकारी होनी चाहिए। AC इनिबिटर्स, AC इनिबिटर्स क्या होते हैं सर? तो ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 बनने ही नहीं देगा। देखो, AC इनिबिटर्स मैंने बताया था, ऐसा दवा दे दो जो ACE को इनिबिट कर दे, जिससे एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं, है कि नहीं? हाँ, तो ACE इनिबिटर्स भी दिया जाता है। अब ये ACE इनिबिटर्स क्या करते हैं, एग्जाम्पल में याद रखना। ACE इनिबिटर को याद रखने का तरीका क्या है कि ACE जैसे AC को इनिबिट करेंगे पड़पड़ा जाएगा, गर्मी लगने लगेगा। अरे भैया, जैसे AC को इनिबिट करना यानी बंद करना, जैसे AC को बंद करेंगे क्या होगा, पड़पड़ा जाएगा, यानी लास्ट में प्रिल वर्ड लगा रहेगा। पड़पड़ाना यानी प्रिल वर्ड, है ना। हाँ, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, है कि नहीं? हाँ, ठीक है। सुदर्शन अधिकारी कह रहे टॉप 20 से उत्तराखंड में कितने नंबर का मैच कर जाएगा? जाओ, पूरा पेपर ही मैच कर जाएगा। डिट्टो डिट्टो, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। 80 में से 70 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं। आपको लग रहा है कुछ नई चीज़ें बोल रहे हैं, नहीं, पिछले 3 साल से आ रहा है, इस बार भी आएगा, है ना। काहे टेंशन लेते हो यार। चलो, मैकेनिज्म क्या है, ये इनिबिट करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रोक देगा, जिससे क्या होगा, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो जो वो वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा था वो नहीं हो पाएगा, जिससे वैसो डायलेशन होगा और एल्डोस्टेरोन का मात्रा भी कम होगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ। अब वही चीजें हिंदी में लिखा हुआ है यार, दिमाग खराब करता है हिंदी। चलो फिर भी पढ़ते हैं हम लोग। मूत्रवर्धक नाम भी देख रहे हो, मूत्रवर्धक, डायूरेटिक्स, नाम से ही पता चला मूत्र को बढ़ा देता है, पेशाब बढ़ता है, पेशाब में वाटर और सोडियम को बाहर निकालता है। उदाहरण में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथाइलिडोन, फ्यूरेसेमाइड, स्पाइरोलेक्टोन। हाथ जोड़ के विनती है, परीक्षा में बिल्कुल भी ऐसा ना लिखें, फेल हो जाना तय है। आप चाहे कितना भी अच्छा लिखोगे, फेल हो जाओगे। कभी भी दवाई का नाम हिंदी में मत लिखना, ऐसे लिखना फ्यूरेसेमाइड, जैसे मैं यहां बता रहा हूं, ऐसे लिखना। दवाई का नाम चिट्ठा में कभी भी हिंदी में लिखोगे नहीं ना। लेकिन चलो भाई, आपके समझाने के लिए मैं थोड़ा पढ़ देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। कार्यविधि यानी मैकेनिज्म क्या है, सोडियम और पानी के उत्सर्जन को बढ़ाते हैं। किसके उत्सर्जन को बढ़ाते हैं? तो सोडियम और पानी को। रक्त की मात्रा कम करते हैं, जिससे रक्तचाप कम हो जाता है। ठीक है। दूसरा है AC इनिबिटर्स। यस, AC इनिबिटर्स क्या करते हैं, एग्जाम्पल में प्रिल प्रिल लगा रहेगा, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल। ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में परिवर्तित होने से रोकते हैं, जिससे रक्त वाहिकाओं का प्रसार यानी वैसोडाइलेशन होता है और एल्डोस्टेरोन की कमी होती है, जिससे रक्तचाप कम हो जाता है। ठीक है, चलो चलो, अब देखो और भी कुछ ड्रग्स हैं, जैसे एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे। यानी देखो, मेन क्या हो रहा था, यही एंजियोटेंसिन 2 बीपी बढ़ा रहा था। हम ये तभी काम कर पाएगा, हर जगह रिसेप्टर पर बाइंड होता है, इसके रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर देंगे, ये काम ही नहीं बन कर पाएगा। यस, और इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो टन जाएगा, टन जाएगा, तो लास्ट में टन वर्ड लगा रहता है। जैसे देखो, लो सार्टन, वल सार्टन, टेलमी सार्टन, ओल्मे सार्टन। जैसे टेलवास 40 mg आपने सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर दवा है, उसमें टेलमी सार्टन होता है। तो एक्चुअली जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, ब्लॉक एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर। एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर को जैसे ब्लॉक करेंगे, ये जो एक्शन शो करता था उसका एक्शन रुक जाएगा, यानी कि आपका जो ब्लड वेसल्स वगैरह है जिसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, वो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। जब कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो बीपी नॉर्मल हो जाएंगे। वैसे यूज होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये मेरे फुल कोर्स वाले बच्चों को अच्छे से याद होगा, कभी भूलोगे नहीं ना, नहीं भूलना है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है सर,
CCBs, इसको शॉर्टकट में कहते हैं CCBs, इसको कहते हैं ARBs, याद रखना, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एक्चुअली कैल्शियम का काम क्या होता है, अगर ब्लड वेसल्स है उसमें कैल्शियम की एंट्री होगी, कैल्शियम का चैनल बना होता है, उसमें कैल्शियम की एंट्री होगी तो ब्लड वेसल्स में संकुचन होगा, और संकुचन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। हम क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी ऐसी दवा देंगे जो कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर दे, जिससे ब्लड वेसल्स संकुचित नहीं हो पाएगा, जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स रहेगा यानी वैसोडाइलेटर हो जाएंगे, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। हाँ, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को याद रखने का तरीका क्या है सर, एगो गाना सुने हो हाँ, एगो होता टा हमसे चूक राजा जी, लगाई दी, आप लोग समझ जाना, जो समझ गए बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन हम लोग हुक नहीं लगाएंगे, क्या लगाना, हुक नहीं, हम लोग क्या लगाएंगे, पिन। अरे हम लोग क्या लगाएंगे, पिन लगाएंगे। क्या आज नहीं यार, पिन लगाएंगे कल, पिन लगाएंगे कल। कल मतलब CALCIUM, कैल्शियम, कैल्शियम में देखो CAL आता है ना, कल, पिन लगाएंगे कल, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में पिन वर्ड लगा होता है लास्ट में, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, और भी बहुत सारे ड्रग हैं जिसमें आपके दो अलग अलग भी हैं, जैसे वेरापेमिल, डिल्टियाज़ाम भी याद रख लेना, है ना, जो कि अलग क्लास के ड्रग होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंतर्गत, लेकिन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। हाँ, ये क्या करते हैं, ब्लॉक कैल्शियम एंट्री इनटू द स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स के अंदर कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करते हैं, जिससे वैसोडाइलेशन हो जाता है, ठीक है। हाँ, फिर बीटा ब्लॉकर भी यूज होता है। क्या यूज होता है सर, बीटा ब्लॉकर भी यूज होता है। अच्छा, ये बीटा ब्लॉकर क्या होता है, तो याद रखना, बेटवा सब बकलोल होता है। बेटवा सब क्या होता है, बकलोल होता है। तो बेटवा सब बकलोल बीटा ब्लॉकर, यानी बीटा, याद है, बेटवा सब बकलोल होता है, तो लॉल वर्ड लगा रहेगा, मीटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल और बिसोप्रोलॉल, बस खत्म हो गया, क्लास क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बीटा ब्लॉकर्स, इसमें लोल लोल वर्ड लगा रहेगा, जैसे मीटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, है ना। हाँ, ये क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है, हार्ट रेट को कम करता है, जिससे देखो एक्चुअली आपके हार्ट में पाया जाता है बीटा रिसेप्टर, है ना, अगर वो बीटा रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, हार्ट बीट का रेट कम हो जाएगा, जिससे कार्डियक आउटपुट कम होगा, ओवरऑल बीपी घट जाएगी। तो बीटा ब्लॉकर भी यूज होता है, जैसे एटिनोलॉल वगैरह, है ना। हाँ, वही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है, आपने पढ़ लेना भाई। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर अवरोधक, जिसको एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर कहते हैं, जिसमें लोसार्टन, वल्सार्टन, टेलमिसार्टन, ओल्सार्टन होता है। ये एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर को अवरुद्ध करते हैं यानी ब्लॉक करते हैं, जिससे रक्त वाहिकाओं का संकुचन रुकता है, रक्तचाप कम होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की मैं बात करूं, जैसे एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, वेरापेमिल, डिल्टियाज़ाम हैं, जो कि स्मूथ मसल्स, जो चिकनी मांसपेशी है, उसमें कैल्शियम के प्रवेश को रोकते हैं, जिससे रक्त वाहिकाओं का प्रसार होता है यानी फैलता है, और रक्तचाप कम हो जाता है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं सर, इसमें लॉल वर्ड लगा होता है, बीटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, बेसोप्रोलॉल। ये हृदय गति और हृदय से निकलने वाले रक्त की मात्रा को, कार्डियक आउटपुट को कम करते हैं, जिससे रक्तचाप कम हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल फाइनली खत्म। चलो भाई, तो हमने क्या क्या लिखना है भाई, देखो डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, हाइपरटेंशन होता क्या है, पैथोजेनेसिस पढ़ लिया कैसे होता है, फिर उसके बाद हमने बता दिया भाई इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिम्टम क्या होता है, फिर हमने इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बता दिए, फिर मैं इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बता दिया, जिसमें आपको 6 टाइप का बताया, डायूरेटिक्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एंड फिर जो आपके बीटा ब्लॉकर, बस इतना याद रख लो, ठीक है। हाँ, हिंदी देख के चक्कर लगने लगा, पहले आप ही लोग बोलते थे हिंदी 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 से थोड़ा मदद मिलेगा, नो डाउट। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। A condition in which the blood pressure of systemic artery is increases beyond the normal pressure is known as, अगर नॉर्मल प्रेशर से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एंजाइना, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो आंसर आ जाएगा सी, हाइपरटेंशन, है ना, हाइपरटेंशन, करेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हाइपरटेंशन, इसमें से हाइपरटेंशन कौन सा है, देखो बीपी 120/80 से ज़्यादा,
ऐसा नहीं पहले ऑप्शन देख करके मार देना। एग्जाम में पूछा गया था, बच्चा कंफ्यूजन हो गया था, पहले ऑप्शन जैसे देखा मार दिया ये। अरे भाई आगे के ऑप्शन को भी तो पढ़ लो। 140/90 mmFG से ज़्यादा होना, 110/70 से ज़्यादा होना, 120/100 से ज़्यादा होना। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है बी, 140/90 से ज़्यादा होना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? कैल्शियम, CAL, कल, कल, कल क्या लगाओगे? हमसे जी, हाय अरे कल क्या लगाओगे? कल हुक नहीं, पिन लगाओगे। अरे यार पिन लगाना, पिन देखो किस में लगा हुआ है, टन नहीं, टन टनाता है, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, ARBs है, एम्लोडिपिन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 100% आएंगे। और ऐसा ही क्वेश्चन मैं डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में भी सेट करूंगा, जो कि एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं भैया, फटाफट से जुड़ जाइएगा डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में। सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर जो आपका क्विज ग्रुप है वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। 15 अप्रैल से वहां पर भी आपका क्विज स्टार्ट होगा। नो डाउट आपके एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन मैच करेंगे, मेडिसिन बेस्ड क्वेश्चन, खास करके सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत जरूरी है ना। हाँ, 15 अप्रैल से उसमें शुरू होगा और उसका डिस्कशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा। उसमें एक्चुअली 10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। हर रोज 10 क्वेश्चन आपको मेडिसिन बेस्ड मिलेंगे और आपको क्या करना है, बस 10 क्वेश्चन टेस्ट देना है और सुबह सुबह 8 बजे के लमसम में मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। हाँ भैया ये इसका आंसर ये होगा, इसका ये है, आधे घंटे के लमसम में, है ना। 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी और मात्र 299 में वो आपको अभी मिल रहा है। ठीक है, स्टार्ट होने से पहले मात्र 299 में आपको मिल रहा है सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर। सभी लोग जरूर जुड़ जाइए, नो डाउट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, है ना। एंड किसी को जानकारी चाहिएगा उससे संबंधित तो 8294 ये आपका नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं 8294 ठीक है, नोट कर लेना। उससे ये तो YouTube चैनल पे जाके देखोगे, वीडियो में नहीं मिल जाएगा नंबर वगैरह, वहाँ से देख लेना। जुड़ जाना भाई, पहले बता रहा हूँ 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। वो एक एक क्वेश्चन मैच करेगा एग्जाम में, तो आपके लिए वो पैसा वसूल होगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसमें 1 साल तक आप डेली क्विज खेलते रहोगे, अच्छा लगेगा। एक नया कुछ कोशिश किया हूँ, आप लोग उसको साकार बनाना, है ना। हाँ, द मेन एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर इज, 119 वाला ऑफर खत्म हो गया, मैंने बताया था ना, वो सिर्फ शुरुआती कुछ दिनों के लिए था। उसका प्राइस एक्चुअली 299 यानी 300 रुपये के लमसम है, 365 दिन के लिए 1 रुपये प्रति दिन के लमसम है ना। तो सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए इतना कम से कम लगेगा भाई। अभी जुड़ जाओगे तो अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, अब भी जुड़ जाओ। मेन एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर का मुख्य एक्शन क्या है? डिक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट को थोड़ा कम करना, इंक्रीजिंग हार्ट रेट को बढ़ाना, इनहेंसिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को इनहेंस करना, इंक्रीजिंग सोडियम रिटेंशन को बढ़ाना। बताओ मेन एक्शन बीटा ब्लॉकर का क्या है? तो बीटा ब्लॉकर का मुख्य कार्य है क्या? तो याद रखना, हार्ट रेट को कम करके कार्डियक आउटपुट को कम करता है। तो हार्ट रेट बढ़ाता नहीं है, घटाता है, डिक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट हो सकता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन या सोडियम रिटेंशन वगैरह नहीं है। आंसर ए। अवधेश शर्मा कह रहे सर आपने सर इतने अच्छे से समझाया है कि बिना याद किए पूरा याद हो गया। वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया, है ना। बस आपको मेडिसिन का भी पूरा आइडिया हो जाएगा। किसी भी डॉक्टर के पास काम करोगे ना, साल भर काम कर लोगे, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि दवा का बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं मेडिसिन क्विज ग्रुप में दे दूंगा। रेनिन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, किडनीज। रेनिन इज सिक्रेटेड बाय, बताओ रेनिन किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। रेनिन किसके द्वारा? किडनी के द्वारा सिक्रेट होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ टाइप ऑफ एसी इनिबिटर? क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा इसमें से एसी इनिबिटर है? तो देखो भाई, एसी इनिबिटर्स, तो इसका पहचानने का तरीका है क्या? एसी इनिबिटर, तो एसी को जैसे बंद करोगे पड़पड़ा जाएगा, एसी को जैसे बंद करोगे पड़पड़ा जाएगा। पड़पड़ाना समझते हो? पड़पड़ाना यानी प्रिल। देख लो जिसके लास्ट में प्रिल लगा हुआ है, कैप्टोप्रिल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्लोडिपिन, फुरोसेमाइड, तो आंसर हो जाएगा कैप्टोप्रिल। बन रहे ना क्वेश्चन? हाँ चलो,
आज के क्लास में इतना ही करते हैं भाई, आप लोग भी थक चुके होंगे, मैं समझ सकता हूं। अगले क्लास में हम लोग अगले डिजीज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर को भी पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, हाइपरटेंशन पढ़ने में थोड़ा सा बच्चों को प्रेशर आ ही जाता है, थोड़ा बीपी हाई हो ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा, अच्छा प्रयास किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंड है ना, थैंक यू। हाँ थैंक यू। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आप लोग मन से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। अच्छा लगा क्लास? कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। हाँ जी, देखो डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वहाँ से आप थोड़ा सा सर्च करोगे मिल जाएगा, आप आराम से ज्वाइन कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे बेसिक है, प्ले स्टोर से जाना है, ऐप को डाउनलोड करके वहाँ क्विज ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ऐप का नाम है क्या बोले, कौन सा ऐप है? सेंट्रल फार्मेसी, जैसे उदित फार्मेसी का ऐप है ना, वैसे सेंट्रल फार्मेसी है, ठीक है, देख लेना, ठीक है, ओके, थैंक यू।